बातचीत करते हैं पीबी फिनटेक के बारे में, जो पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार नाम के बिजनेस चलाते हैं और उसमें नतीजे आए कंपनी ने। सालाना आधार पर कंपनी ने 88 करोड़ घाटे के सामने 37 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। बहुत ही बेहतरीन नंबर है क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, जो कि रिसेंट लिस्टिंग की तमाम जो नई कंपनियाँ थी उनसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और करीब 43% का उछाल इसमें देखने को मिला है। किस तरीके से आगे ग्रोथ होगी और ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज का एक बेनिफिट उठाया कंपनी ने, क्या ये सस्टेनेबल है, इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और सीईओ यशीश दहिया जी हैं, साथ ही को फाउंडर और वाइस चेयरमैन आलोक बंसल जी हैं। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यशीश जी, पहले तो बहुत बधाई, शानदार क्वार्टर, और कई क्वार्टर से आप 50 करोड़ से ज़्यादा का बना रहे थे और इस बार फाइनली प्रॉफिट डिलीवर कर दिया है। क्या ट्रिगर्स थे? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे 2021 के नंबर, हम 2021 के नंबर के बेसिस पे आईपीओ में गए थे। तो 2021 में हमारा रेवेन्यू तकरीबन 800 करोड़ था। इस साल हमारा रेवेन्यू तकरीबन 3600 करोड़ होगा। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये 4.5 टाइम्स का ग्रोथ है 3 साल में। और जब भी हम ग्रो करते हैं तो उसका 1% जो कि तकरीबन 30-35% है, वो सीधा बॉटम लाइन में जाता है। उसी को ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं, राइट? कि जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, आप हर 1 रुपए पे 35-40 रुपए आप कमा के अपने बॉटम लाइन पे डाल रहे हैं, प्रॉफिट में डाल रहे हैं। तो वही आपको दिख रहा है। तो हमारा प्रॉफिट ग्रोथ से आता है, हमारा प्रॉफिट कॉस्ट कंटेनमेंट से नहीं आता, क्योंकि अभी तक स्टेबल बिजनेस ऐसे नहीं है कि भाई इनका ग्रोथ प्लेटो करना शुरू हो गया है। अगर ये पिछले 3 साल में 4.5x हुआ है, तो अगर आप 6.5 गुना हुआ है, तो अगर आप इसको अगले 3 साल के लिए देखेंगे तो ये बोलना कि भाई ये 2-2.5 गुना भी नहीं होगा, काफी मुश्किल है। अब 2-2.5 गुना का मतलब है तकरीबन 30-40% ग्रोथ तो होना चाहिए। तो अगर, इसीलिए मैं कहता हूं, अगर हमारा 30% ग्रोथ भी नहीं होगा तो काफी डिसअपॉइंटिंग होगा। यंग पॉपुलेशन है, इंश्योरेंस अंडर पेनेट्रेटेड है, हम हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कर रहे हैं जिसका बहुत जरूरत है, और सोशल सिक्योरिटी अभी तक मिडिल क्लास के पास है नहीं। और मिडिल क्लास के न्यूक्लियर फैमिलीज जो हो रही हैं उनको बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में तो ये रिस्क मैनेज हो सकता है। सो बहुत सारी ट्रेंड्स हैं। जब इंडस्ट्री खुद 10-15% पे ग्रो कर रही है, नॉर्मल पूरी की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो एक डिजिटल प्लेयर के लिए जो फोकस्ड है टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे, उसके लिए उससे दुगने पे ग्रो भी ना कर पाना काफी दुविधा की बात होगी मेरे हिसाब से। तो कर रहे हैं सर। और उसी से हमारे को लेवरेज आता है। तो इसको अगर एक सिंपल तरीके से देखें, अगर आपकी रेवेन्यू 30% बढ़ने वाली है और उस रेवेन्यू का 30% आपका बॉटम लाइन पे जाने वाला है, तो एक तरह से रेवेन्यू का 9% हर साल आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, और इसी को एक तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज बोला जाता है। और वही हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से। जब हमने आईपीओ किया था, हमारा 1000 करोड़ लॉस था, और इस साल हमारा तकरीबन 70 करोड़ के करीब प्रॉफिट होगा। तो वो जो गैप आया है, 500 करोड़ हर साल का गैप जो आ रहा है, वो उसी से आ रहा है। जी यतीश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडस्ट्री 15% पे ग्रो कर रही है और आप 30 पे बिकॉज ऑफ डिजिटल, तो उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है और आपने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो सवाल हमने पूछा था कि ये इतना हाई रेट जो है ये सस्टेनेबल है क्या, क्योंकि टेक रेट आपका जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। नहीं, देखिए, हमारा किसी भी एक प्रोडक्ट लाइन में टेक रेट डिक्लाइन नहीं हुआ है, वो प्रोडक्ट मिक्स के शिफ्ट होते हैं। कई बार क्या होता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा बिकता है, कभी आपका टर्म इंश्योरेंस ज्यादा बिकता है, कभी आपका सेविंग्स प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, कभी मोटर ज्यादा बिकता है। वो होता रहता है, हर साल थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट होता रहता है। और एक प्रोडक्ट का टेक रेट शायद दूसरे प्रोडक्ट के टेक रेट से अलग हो। भाई, मोटर इंश्योरेंस में आपको टेक रेट कम होता होगा, टर्म इंश्योरेंस में थोड़ा हाई होता होगा। तो वो चेंजेस थोड़े बहुत होते रहते हैं। उसके सिवाय हमारा पिछले 15 साल में टेक रेट बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है किसी भी एक प्रोडक्ट का। ओके आलोक जी, पैसा बाजार वाले में थोड़ा सा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या इस वजह से कि जो रिसेंटली चेंजेस किए गए रेगुलेटरी, उसका असर था, या थोड़ा सा स्लो डाउन है? पैसा बाजार बिजनेस में जो आरबीआई का रिसेंट रेगुलेशन आया था अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर, उसके कारण थोड़ा सा सप्लायर साइड पे रिस्ट्रिक्शन आई है। देखिए, हमारा प्रोडक्ट जो है वो टिपिकली 3 लाख के आसपास का होता है। जो कस्टमर हमसे लोन लेते हैं वो हमारे थ्रू जाते हैं, वो 3 लाख के आसपास का होता है। बट देयर वाज सम प्रेशर जो लो टिकट साइज वाले आइटम थे, 40,000, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए वाले लोन्स पे।
लेकिन सप्लाई साइड पे थोड़ा सा हाथ टाइट हुआ है, तो उसके कारण पैसा बाजार में हम वो देख रहे हैं थोड़ी सी एक कि हमारे को वी नीड टू वर्क विद मोर सप्लायर्स, तो ज़्यादा सप्लायर्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल जिस तरह से हमें दिख रहा है बिजनेस, जो भी हमारी ग्रोथ रेट है पैसा बाजार में, वो शायद थोड़ी सी टेम्पर डाउन होगी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। उसके बाद में जैसे जैसे नए सप्लायर जुड़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे इंडस्ट्री इसको नॉर्मलाइज करती चली जाएगी, पैसा बाजार की ग्रोथ रेट वापस जो पुराने लेवल पे थी उसी पे आ जाएगी। अभी भी मतलब 40% की जगह शायद 30% होगी, इतना ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है हमारे लिए। यशीष जी, दो चीज़ें और हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। एक तो हमने देखा कि ईसॉप कॉस्ट आपकी कम हुई है, और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े नहीं है। दोनों अच्छी चीज़ें हैं, कंटेंट किया आपने। ये आगे भी यही ट्रेंड रहेगा और ईसॉप कॉस्ट धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होगी? कब तक इसका ये हम लोगों के ऊपर वे करेगा? देखिए ईसॉप चार्जेस जो थे हमारे, हमने जो ईसॉप आईपीओ के टाइम पे बताया था, ये 5 साल के लिए थे। लेकिन जिस तरह से अकाउंटिंग होती है, उसका बहुत बड़ा चार्ज आपको पहले साल में लेना पड़ता है, करीब 45%, फिर 25%, वो ऐसे ऐसे करके कम होता चला जाता है। तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने अक्टूबर साइकिल में दिए थे, तो हर थर्ड क्वार्टर में आप देखेंगे कि ये कम हो रहा है, करीब बाय 40% के करीब करीब कम हो जाता है, जो Q2 में होता है उससे। और ये 5 साल की साइकिल है, तो 5 साल तक आप देखेंगे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो जैसे यशीश पहले कह रहे थे, जो हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आता है, जितना भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता है, अगर हम पहले 9 मंथ्स को देखेंगे तो 9 मंथ्स में करीब 500 करोड़ करीब एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर के 9 मंथ्स। और उसमें करीब 170 करोड़ सीधा एबिटा तक गया है, तो 34% नीचे तक चला गया है। तो ये काफी हद तक ऑपरेटिंग लेवरेज, जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, उससे रिलेट होता है कि यस, आपको इतनी कॉस्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे जैसे बिजनेस बनता है, बिकॉज आपके यहाँ पे कस्टमर के एक्वायर करने की कॉस्ट है, कस्टमर को सर्विस देने की कॉस्ट है, और साथ में एक रिन्यूअल बुक है। अगर आप इस तीनों चीजों को एक साथ देखें, तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि जैसे जैसे बिजनेस स्केल की तरफ जाएगा, जैसे जैसे ग्रोथ आएगी, ये ऑटोमेटिकली प्रॉफिट डिलीवर करता चला जाएगा। लॉट बहुत सारे प्रॉफिट तो ऐसे बैकबुक में बैठे हुए हैं हमारे। रिन्यूअल जैसे जैसे आते जाएंगे, रिन्यूअल्स में 85% के करीब प्रॉफिट निकल के आता है, तो काफी हद तक वो सामने निकल के आना चला जाता है जैसे मिक्स चेंज होता है। जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल यशीश जी से। यशीश जी, एनी रेगुलेटरी इश्यूज जो आगे आ सकते हैं या जिसको डिस्काउंट फॉर करना चाहिए? आई एम रेफरिंग सुगम। देखिए, अगर आप पिछले 15 साल से देखेंगे तो एट अ फंडामेंटल लेवल हम लोग कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं, हम कस्टमर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और हम कस्टमर को डिसीजन मेकिंग में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वो डिसीजन बनाता है। जहाँ सप्लायर्स का सवाल है, उनको हम वॉल्यूम दे रहे हैं, प्रॉफिटेबल वॉल्यूम दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का डिस्क्लोजर बहुत अच्छा लेते हैं, तो उनको रिस्क नहीं आता। तो आप कस्टमर और सप्लायर्स के लिए अच्छा कर रहे हैं। जब आप दोनों के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, 1-2 साल के लिए शायद एक पुरानी रेगुलेशन हो, एक नई रेगुलेशन हो, लेकिन रेगुलेटर को भी यही चाहिए जो हम करते हैं। और भाई, हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो रेगुलेटर की जो रेगुलेशंस होती हैं वो भी धीरे धीरे बिजनेस को सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। और मैं 15 साल में यही देखा है कि हर 2-3 साल में रेगुलेशन हमारे लिए और सूक्ष्म हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं और सपोर्टिव हो जाती हैं। मेरे को नहीं लगता कि वो ट्रेंड बदलेगा। वो ट्रेंड कब बदलता है? जब आप कुछ कर रहे हो जिससे या तो कस्टमर को या इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा हो। हमारे से ऐसा नहीं होता, हमारे से फायदा होता है दोनों पार्टीज को। जी, इंटरेस्टिंग। ये बात आपने सही कही कि अगर बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ मैनेजमेंट दे रहा है और दोनों के लिए बेनिफिशियरी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यतीश जी बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं और ये कमेंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। भी उन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट में एक आउटलुक गाइडेंस भी दे दिया है कि अगर 30% से हम ग्रो कर रहे हैं तो उसका 30% तो सीधे जुड़ना चाहिए प्रॉफिट में। यतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी बहुत शुक्रिया,